नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो हैं अविनाश भट्ट जी, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो अनकही बात अखिलेश के साथ में। सर, यूं तो हमने बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, मिनिस्टर और राज्य प्रशासनिक सेवा के लोगों का इंटरव्यू किया है जी, परंतु पहली बार किसी ऑडिट डिपार्टमेंट के आदमी का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे सर कि ये ऑडिट डिपार्टमेंट में होता क्या है। धन्यवाद अखिलेश जी। मेरे लिए तो यह सौभाग्य की बात है कि ऑडिट डिपार्टमेंट से अगर आपने मुझको चुना है कि हाँ इनका इंटरव्यू किया जाए, तो वो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है और मुझे ऑडिट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने का अवसर दिया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जिम्मेदारी जो है स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की अंतर्गत बहुत से जितने भी नगरीय निकाय हैं, पंचायती राज संस्थाएं हैं, मंडियां हैं और राज्य सरकार का पैसा जितनी भी जगहों पर जाता है, उन निकायों का वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो प्रस्तुत करना हमारी लायबिलिटी में आता है। तो ये जो कार्य है हमारे यहाँ 6 रीजनल ऑफिस और एक हेड ऑफिस मिला करके स्टेट में संपन्न करते हैं और अभी तक के हम काफ़ी अच्छी कंडीशन पे हैं। हालांकि हमारे पास स्टाफ कम है, बट फिर भी कहा जाए कि ऑडिट की स्थिति जो है छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छी स्थिति में है। सर, आपके बारे में सुना है हमने कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़ते हुए आए हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या क्या छोड़ा है आपने। हमारी एक्चुअली ये हुआ कि चूँकि मैं अपने माँ बाप की 10वीं संतान था और मुझसे पहले पूरी बहनें थी, तो मैं अपने पिता की सबसे छोटा बच्चा होने के कारण मेरे और मेरे पिताजी के बीच में 50 साल का गैप था। होता ये था कि मैं जैसे ही मैंने 10वीं करी, मैंने पॉलिटेक्निक किया, मैं लाडला बेटा था, एक ले दे करके बेटा हुआ था। तो जब मैं पॉलिटेक्निक किया मैंने, तो पॉलिटेक्निकली मैं पास हुआ, तो बोले नहीं यार ये बेकार होता है, ये कैरियर नहीं जाना है आपको, मैं इंजीनियरिंग करना। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट हुए, तो वहाँ जाके तमाचे खाए 2-4, जीईसी में गए तो वहाँ तमाचे खाए। हाँ, तो वहाँ से हमको जैसे ही आया तो फिर एक बेटा कहाँ जाएगा, वहाँ फिर नहीं गए। फिर ग्रेजुएशन किया जैसे भी हो, ग्रेजुएशन के बाद एमएससी करने के लिए बिलासपुर ही आया। वहाँ पर एमएससी कर रहे थे, फिर एमसीए के लिए सिलेक्शन हो गया, वो चले गए छोड़ करके। वो छोड़ के गए, पिताजी की तबीयत खराब हो गई, फिर वो एमएससी छोड़ करके एमए करने आ गए। फिर एमए करने के बाद जैसे ही हम निकले तो आकाशवाणी में नैमित्तिक कंपेयर के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ, और चला रायपुर रहना पड़ेगा भैया, हमने छोड़ दिया। फिर टूरिज्म बोर्ड में सिलेक्शन हुआ, फिर भी हमने छोड़ दिया क्योंकि घर रहना था। फिर टूरिज्म बोर्ड के बाद हम आ गए, कहा जाए शक्कर कारखाना जो हमारे यहाँ खुला था कवर्धा में, वहाँ जॉब लगी। उसके बाद हम टीचरशिप में सेलेक्ट हो गए। टीचरशिप में सेलेक्ट होने के बाद फिर कहा जाए कि जिस पोस्ट पर हम थे, जिस संपरीक्षक के पद पर, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह से जीवन इस तरह का चलता रहा कि इस बीच में कभी पीएससी भी हुई 2 बार, उसमें भी सिलेक्शन आया और चीज़ें छूटती नहीं। मुझे कभी कभी लगता है कि कैरियर को हम नहीं चुनते, कैरियर हमको चुनता है। तो यही हमारे साथ होता रहा है। सर, मतलब ये तो हुई कि मतलब पढ़ाई की बात और बाकी सब, तो बाकी क्या निजी जीवन में भी ऐसा कुछ कि लगातार लोग आते रहे और जाते रहे? अब समझ रहे होंगे मेरा आशा मैं जो पूछना चाह रहा हूँ। अरे नहीं भाई, हम तो ऐसे रहे हैं कि बस चलते रहे हैं और अभी भी मंजिल ऐसी है कि पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि कैरियर हमको चुनेगा कि हम कैरियर को चुन लेंगे। तो मतलब अभी भी स्थिरता है कि नहीं है कि अभी आगे और भी कुछ हो सकता है? नहीं, अब तो खैर जॉब वाइज तो हम चेंज नहीं हो सकते, एक उस पर पहुंच गए हैं। और हाँ ये है कि कुछ पैरामीटर्स अलग बना करके कुछ क्रिएट हो सके अगर लाइफ में, अगर कुछ प्रोडक्टिविटी हो, दैट शुड बी गुड। वो मेरी प्रायोरिटी में। तो क्या लगता है कि मतलब परिवर्तन जीवन के लिए अच्छा है या बुरा है आपके दृष्टिकोण से? परिवर्तन अनिवार्य है, अच्छा और बुरा वाली बात ही नहीं है। जिसमें परिवर्तन नहीं है वो मृत है। सर, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? मेरे पिताजी फूड इंस्पेक्टर थे, बहुत सी जगहों पे उनकी जॉब रही और हम भाई बहन जो थे वो कहा जाए, मैंने जैसे बताया आपको पहले भी कि मैं 10वीं संतान था।
और मेरी मेरी बहनें रहीं बाकी सब, तो मैं सबसे छोटा हूँ घर पे, तो बहुत लाडला भी रहा। और पिताजी की जॉब चूँकि नगर निगमों में थी बहुत सी जगहों पर, तो हम जाते रहे, तो कहीं रायगढ़, दुर्ग, रायपुर, इस टाइप की पोस्टिंग वगैरह होती रही। अंत तो गत्वा पापा रिटायर के टाइम पे आ गए थे कवर्धा में, तो वहीं फिर रहे, वहीं शिक्षा दीक्षा भी हुई, और फिर बाद में कॉलेजेस अलग अलग जगहों पे पढ़ाई वगैरह हुई। तो फैमिली बैकग्राउंड एक मध्यम वर्गीय परिवार जैसा होता है, जिस तरह का होना चाहिए उसी तरह का रहा है, कुछ विशेष नहीं रहा, मतलब कि कहा जाए कि हाँ तो मध्यम वर्गीय परिवार से ही आते हैं, तो ऐसा ही रहा है। जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? देखिए, जीवन में संघर्ष बोला जाए तो केवल आर्थिक संघर्ष ही नहीं होता है, आपकी परिस्थितियां होती हैं जो जिनके विरुद्ध आप लड़ते हैं अपने जीवन में, और आजीवन लड़ते रहते हैं। तो चूंकि मैं छोटा था, लाडला था, अकेला था, तो मेरे लिए तो बहुत सी जगहों पर संघर्ष हुआ। मैं तो घर से बाहर निकलने के पहले ही प्रोटेक्टेड रहता था कि मुझे बहुत सी जगहों पर रोक दिया जाता था, बहुत प्रोहिबिटेड रहा कि भैया ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। तो संघर्ष तो इस तरह रहा कि जो कुछ भी हुआ, हमारी बहनें रहीं, हमारी बड़ी बहन है एक, उन्होंने हमारे लिए तो मतलब सब कुछ हम उनके ही इस पे रहे, और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा परिवार, ऐसा घर मुझे मिला जहाँ पर मुझे संघर्ष के लिए बहुत ज़्यादा बाहर, हाँ ये जरूर है कि संघर्ष है, लेकिन कभी माँ बाप थे तब भी और माँ बाप आज नहीं है तब भी, उनका वरद हस्त रहा है, ईश्वर की कृपा रही है, परिवार वालों का स्नेह रहा है, मित्रों का सहयोग रहा है, तो हमेशा संघर्ष जो था वो सरल होता गया लाइफ में। आप एक अच्छे अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे पेंटर भी हैं, एक अच्छे कवि भी हैं। तो कल हमने आपकी कुछ पेंटिंग्स भी देखी, बड़ा यूनिक पेंट किया है आपने। तो क्या है, बचपन से ही पेंटिंग का शौक था या फिर अभी अचानक से डेवलप हुआ, कैसा? अखिलेश जी कह सकते हैं पेंटिंग का शौक तो था, बचपन में था, बट कभी अवसर नहीं मिला। ये कोविड लॉकडाउन जब हुआ 2019 फर्स्ट लॉकडाउन, तो उस समय पहली बार ऐसा हुआ कि हम बहुत सालों के बाद कभी थोड़ा फ्री हुए, तो बस वो पुराना शौक कुछ जगह बच्चों के कलर्स उठा करके कुछ प्रयास शुरू किए, फिर लगा कि नहीं यार इसमें कुछ प्रोडक्टिविटी हो सकती है, तो हमने प्रयास किया, तो फिर वो अवसर जो है उसको आपदा को अवसर में कन्वर्ट हुआ। नहीं, लेकिन पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू सो मच। मतलब बहुत प्रोफेशनल्स मैंने कल जो देखा है, जी जी, प्रोफेशनल पेंटिंग्स आपने बनाई है। एक्चुअली क्या है, यूट्यूब से देख करके और जितनी भी मेरी जानकारी थी उसके मुताबिक मैं सर राजकुमार स्थापति जी को बहुत फॉलो करता हूँ वाटर कलर एज एन आर्टिस्ट, और उनकी सबसे अच्छी खासियत ये रही है कि वो वाटर कलर के पोर्ट्रेट्स में कभी भी वाइट कलर यूज़ नहीं करते, तो उनको फॉलो करते करते मैं भी नहीं करता हूँ। तो मेरी पेंटिंग्स की खासियत ही यही है कि मैं कहीं पर भी वाइट कलर यूज़ नहीं करता हूँ, और सारा अपीयरेंस जो होता है वो बैकग्राउंड का ही होता है, पेपर का होता है। तो इस तरह से है, कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बेहतर कर सकूँ। तो पेंटर, कवि, आगे क्या? अभिनेता? वो आप ही बेहतर है, वो वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, हम तो बहुत सामान्य लोग हैं। भविष्य में अगर कभी मौका मिलता है कि कोई छोटा सा कैरेक्टर प्ले करना है या कहीं किसी फिल्मों में ऐसा कुछ, तो क्या आप कर सकते हैं? मेरे लिए बहुत कठिन होगा। तो सरल क्या है आपके लिए? कविता बोलना सरल है? नहीं, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ वो सरल है, ऑडिट कर रहा हूँ वो भी सरल है। बहुत वैरायटीज तो नहीं। कविता आपने कल बहुत अच्छी पढ़ी थी, मैंने सुना है। धन्यवाद तो अगर 4 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए अगर आप सुना सके तो। साहब मैं क्या, मेरी कविताएं क्या, मैं तो ऐसा है कि सुनता हूँ बड़े बड़ों को, और मैं एक चीज़ जो है, मैं अपनी पंक्ति तो नहीं बता रहा हूँ, बट दुष्यंत कुमार जी की एक पंक्ति है कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो उस बाती को आप बचा के रखिए, वही हमारे लिए जरूरी है, कुछ तो होता रहा लाइफ में। आज का युवा जो तैयारी कर रहा है कंपटीशन एग्जाम की, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, वैकेंसी के लिए तैयारियां करना वो बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियों पर, आपकी मेहनत पर
और भाग्य पर भी निर्भर करता है। मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि आपका अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आगे नहीं होगा, और आपका होता रहा इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप हमेशा ही होते रहेंगे। वो एक दिन होता है जो आपका होता है कंपटीशन में। कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं होता, कोई पीछे नहीं होता, कुछ 1 नंबर 2 नंबर से आगे होते हैं, 2 नंबर से पीछे होते हैं। तो कभी अपने आप को मायूस मत करिए, कभी भी ये मत समझिए कि असफलताएं जो है वो हमेशा रहेंगी। सफल होता है आदमी, कंसिस्टेंटली आप काम करिए, और जो उस प्रकार से सोच के करता है, प्रयास करता है, लगातार प्रयास करने पर आपको सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पे मिलेगी, और ये विश्वास ही आपको हमेशा आगे रखेगा। सो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि तैयारी करिए, अपनी पूरी ताकत से पढ़िए, जहाँ तक कर सकते हैं अपने एक्सट्रीम तक जाइए, और निश्चित आपको ईश्वर आपको सफलता देगा। अविनाश जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया।